हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एक मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हो। इस वीडियो में मैंने टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप इन पांचों क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करते हो तो आप ये मान सकते हो कि आपको मोटिवेशनल थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। लेकिन अगर सपोज कर लो कि आपने 4 क्वेश्चन सही किया या फिर 3 क्वेश्चन सही किए, तो आपको वापस से मोटिवेशन की सारी थ्योरीज को जाके पढ़नी चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं सारे वीडियोस में अपने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड नहीं कराता, बल्कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराता हूं ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो इन्हांस होती रहे। और साथ ही साथ मैं आपको जो भी थ्योरीज हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं या जो टॉपिक है वो भी साथ के साथ बताता रहूँगा ताकि आप खुद से भी पढ़ाई कर सकें। आगे बढ़ते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने 2 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। एक बार स्टेटमेंट मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है नीड हायरार्की थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई एंड थ्योरी जेड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि नीड हायरार्की थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई और थ्योरी जेड जो है वो एग्जाम्पल है ऑफ प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यानी इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए आपको प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में पता होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द प्रोसेस थ्योरी केम इनटू लाइट विच ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन और हाउ ह्यूमन बींग्स बिकम स्टिमुलेटेड। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि प्रोसेस थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन करता है कि एक इंडिविजुअल या ह्यूमन बींग्स जो हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू मोटिवेट होते हैं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब एक बार प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में जान लेते हैं। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को हम 2 भागों में बांट के उसको पढ़ सकते हैं। पहला होता है कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और दूसरा है प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले जानते हैं कि कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का क्या मतलब है। कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का क्या मतलब है? कंटेंट ऑफ मोटिवेशन यानी कि कौन सा ऐसा कंटेंट है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिससे जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेट होते हैं। मैं यहाँ पे आप सबके लिए लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का क्या मतलब है? सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट ऑफ मोटिवेशन। जो कंटेंट थ्योरी है वो व्हाट एलिमेंट के बारे में हमें बताती। व्हाट का क्या मतलब है? व्हाट मोटिवेट्स मैन एट वर्क, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक पर्सन को वर्क के दौरान, कार्य के दौरान मोटिवेट करती है। जैसे नीड हायरार्की थ्योरी में आपने देखा कि नीड जो है वो इंडिविजुअल को मोटिवेट करती है। अगर सपोज कर लो कि आपको जेआरएफ चाहिए या आपको नेट चाहिए, हालांकि आपको जेआरएफ के लिए ट्राई करना चाहिए लेकिन कई लोग सिर्फ नेट के लिए ट्राई करते हैं। तो अगर सपोज कर लो कि ये सब्जेक्ट मैटर नहीं होता, ये जेआरएफ अगर आपको नहीं चाहिए होता, तो क्या आप इस वीडियो को देख रहे होते? नहीं देख रहे होते। तो कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का क्या मतलब है कि सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट ऑफ मोटिवेशन, वो कंटेंट, वो सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए आप मोटिवेटेड हो, जिसकी वजह से आप मोटिवेट हो रहे हो। तो कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में कुछ थ्योरीज आती हैं जैसे नीड हायरार्की थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी जेड, थ्री नीड्स थ्योरी, ईआरजी थ्योरी। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से थ्योरी को किसने दिया है, क्योंकि कई बार आपसे मैथ्स द कॉलम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये फ्री के नंबर हैं, अगर आप इसको कहीं लिख लो, जहाँ भी आप पढ़ते हो उस दीवार पे उसको चिपका लो लिख के, ताकि आपको रिवाइज कर सको, आप बार बार उसको रिवाइज कर सको और ये फ्री के नंबर आप ले सको। एक बार मैं सारे जो थ्योरीज हैं और उसको किसने दिया है ये भी नोट करा दे रहा हूँ। जैसे नीड हायरार्की थ्योरी को दिया है मैस्लो ने, टू फैक्टर थ्योरी को दिया है हर्ज़बर्ग ने, मैं साथ के साथ लिखता भी जा रहा हूँ। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को दिया है डगलस मैग्रेगर ने,
थ्योरी जेड को दिया है विलियम जी आउची ने। कई लोग इसे आउकी भी पढ़ते हैं, हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन आउची है और इंग्लिश में इसको आउकी भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ नीड या फिर इसे हम थ्री नीड थ्योरी भी कहते हैं। इसको दिया है डेविड मैकलैंड ने। डेविड मैकलैंड ने। ईआरजी थ्योरी को दिया है क्लेटन एल्डल्फर ने। क्लेटन एल्डर्फर ने। तो ये आप नोट करते जाइए साथ के साथ। अब बात करते हैं प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की। प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फोकस करता है प्रोसेस पे। प्रोसेस का क्या मतलब है कि किस प्रोसेस से गुजर के एक पर्सन मोटिवेट होता है। तो प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में हाउ एलिमेंट पे फोकस करता है, यानी हाउ ह्यूमन बीइंग्स बिकम स्टिमुलेटेड, किस तरीके से किस प्रोसेस के थ्रू एक ह्यूमन बीइंग स्टिमुलेटेड होता है यानी मोटिवेट होता है। कुछ थ्योरीज हैं जैसे इसमें भी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी है। एक एक करके जान लेते हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को दिया है विक्टर व्रूम ने। आप इसको नोट भी करते जाइएगा। परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन थ्योरी को दिया है पॉटर एंड लॉलर ने। पॉटर एंड लॉलर। इक्विटी थ्योरी को दिया है स्टेसी एडम ने। तो ये था थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपको पढ़ना है, तो आप खुद से भी जाके बुक से पढ़ सकते हो। अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा था नीड हायरार्की थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई और थ्योरी जेड जो है वो एग्जाम्पल हैं प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ये कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे आप देखो कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में नीड हायरार्की है, टू फैक्टर है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है और थ्योरी जेड है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रोसेस थ्योरी केम इनटू लाइट विच ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन और हाउ। देखो मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है वो हाउ एलिमेंट के बारे में बात करता है, यानी कि किस प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन बींग्स जो है वो मोटिवेटेड होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रपोजिशन ऑफ मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आपके सामने स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का प्रपोजिशन नहीं है। ये नॉट का ध्यान रखना। एक बार मैं पांचों स्टेटमेंट्स को पढ़ देता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ह्यूमन नीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। सेकंड है ह्यूमन बीइंग्स आर नेवर फुल्ली सेटिस्फाइड, व्हेन वन नीड इज सेटिस्फाइड द अदर नीड अराइजेस। स्टेटमेंट थर्ड कह रहा है ह्यूमन बीइंग्स स्ट्राइव टू सेटिस्फाई देयर नीड इन अ डेफिनेट सिक्वेंशियल ऑर्डर। स्टेटमेंट 4 कह रहा है वंस अ नीड इज सेटिस्फाइड इट सीजेस टू बी अ मोटिवेटिंग फोर्स। फिफ्थ और लास्ट है द फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आर ऑफ इनफाइनाइट नेचर। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ये 1 एंड 2 ओनली, 5 ओनली, 4 ओनली या 3 एंड 5 ओनली। आपको बताना है कि पांचों स्टेटमेंट में से कौन सा प्रोपोजिशन नहीं है ऑफ मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो एक बार मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी को हम पढ़ लेते हैं। इसको किसने दिया है? इसको दिया है अब्राहम एच मैस्लो, अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पूरा याद रखो नाम। कभी भी आपसे हो सकता है अब्राहम हेरोल्ड के जगह कोई और शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, तभी आप स्टेटमेंट को सही भी कर सकते हो। तो मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी को दिया है अब्राहम एच मैस्लो ने इन द ईयर 1943। मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा है
सेफ्टी नीड, थर्ड है सोशल नीड, फोर्थ है इगोइस्टिक नीड और फिफ्थ और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो 5 ह्यूमन नीड्स हैं वो एक हायरार्की में आती हैं। यहाँ पे आपको ये पता चल गया नीड कितना है 5, और ये जो नीड है वो एक हायरार्की में आती हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस का क्या मतलब है कि एक रैंक में आती हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये एक ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस को फॉलो करती हैं। यानी सबसे पहले एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड होगी जिसे हम फिजियोलॉजिकल या फिजिकल नीड भी कहते हैं, उसके बाद सेफ्टी, फिर सोशल, फिर इगोइस्टिक और फिर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होगी। तो सबसे पहले पांचों नीड के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड जिसे हम बेसिक नीड या फिर इसे हम फिजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड या बेसिक नीड कहते हैं। बेसिक नीड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। रोटी, कपड़ा, मकान एक इंसान की बेसिक नीड है। तो ये था फिजियोलॉजिकल नीड। सेकंड है सेफ्टी नीड जिसे हम सिक्योरिटी नीड भी कहते हैं। सिक्योरिटी नीड का क्या मतलब है कि रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग ये सिर्फ आज आपको नहीं चाहिए, फ्यूचर में भी तो चाहिए। भाई अगर मैं आपको आज 5 स्टार होटल में खिला दूं लेकिन कल आपको खाना ना मिले तो क्या है, चलेगा? नहीं चलेगा। सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड का क्या मतलब है, जो भी आपकी बेसिक नीड है उसे आप फ्यूचर में भी कंटिन्यू कर रहे हो। यानी आज आपको के पास रोटी, कपड़ा, मकान है तो आप चाहते हो कि कल की भी सिक्योरिटी हो, तो इसे हम सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड कहते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हो या फिर आप सेविंग करते हो, बैंक में आप डिपॉजिट करते हो, तो ये कुछ एग्जांपल हैं सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड के। तीसरा बात करते हैं सोशल नीड। हम सोशल एनिमल हैं, हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, हम सब एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये सोशल नीड हो जाएगा। आप लिख सकते हो लव, अफेक्शंस, ये एग्जाम्पल हैं सोशल नीड के। फोर्थ है इगोइस्टिक नीड या इसे हम स्टीम नीड भी कहते हैं। स्टीम नीड का क्या मतलब है कि जब आप अपने आप को सुपीरियर दिखाते हो, प्रोजेक्ट हिमसेल्फ सुपीरियर, जब आप अपने आप को सुपीरियर दिखाते हो तो उसे हम इगोइस्टिक नीड कहते हैं। कई बार हम जाने अनजाने में भी अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं और कई बार इंटेंशनली ऐसा करते हैं। जैसे आप आईफोन खरीदते हो, कोई भी एक्सपेंसिव कार हो गया, लग्जरियस आप होटल में जाते हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए करते हो। आप एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हो, तो ये इगोइस्टिक नीड का एग्जाम्पल है। लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जिसे आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हो। सेल्फ सेटिस्फैक्शन यानी जब हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं। सपोज कर लो कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, जैसे ए आर रहमान, तो वो क्या करते हैं, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं, उन्हें सबसे बेस्ट म्यूजिक बनाना है, तो वो पूरे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, तो इसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कह सकते हैं। इसी तरीके से कोई राइटर है जो अच्छी से अच्छी स्टोरी लिखना चाहता है, कोई सॉन्ग राइटर है, कोई म्यूजिशियन है, या कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई रिसर्चर है जो अपने फील्ड में बेस्ट करना चाहता है अपना, उसे बेसिक नीड, सेफ्टी नीड, इन सभी नीडों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना चाहते हैं, तो उसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। तो अब्राहम एच मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया और उन्होंने ये कहा कि ये नीड एक हायरार्की में आएंगी। हायरार्की का क्या मतलब है कि एक पर्सन सबसे पहले बेसिक नीड को कंप्लीट करेगा, बेसिक नीड कंप्लीट कर लिया तभी वो सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड पे जाएगा, और जब सेफ्टी नीड कंप्लीट कर लेगा तभी वो सोशल नीड पे शिफ्ट करेगा, और इसी तरीके से जब वो सोशल नीड कंप्लीट कर लेगा तभी वो इगोइस्टिक नीड पे जाएगा, और लास्ट में वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। कभी भी वो बेसिक नीड को जंप करके डायरेक्ट सोशल नीड पे नहीं जाएगा और ना ही सोशल नीड से
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे जाएगा, यानी वो एक हायरार्की को हमेशा फॉलो करेगा। मैस्लो ने आगे ये कहा कि जब आप एक नीड को फुलफिल कर लेते हो तो वो अब एक मोटिवेशनल फोर्स नहीं रह जाता, यानी कि अगर आपकी बेसिक नीड कंप्लीट हो गई तो अब ये आपको मोटिवेट नहीं करने वाला। अब आपकी सेफ्टी नीड ही आपको मोटिवेट करेगी, बेसिक नीड मोटिवेट नहीं करेगी। कुछ और चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जैसे जो भी बेसिक नीड है इसे हम बोलते हैं लोवेस्ट ऑर्डर ऑफ नीड, इसे हम बोलते हैं लोवेस्ट ऑर्डर ऑफ नीड। तो बेसिक नीड या फिजियोलॉजिकल को हम लोवेस्ट ऑर्डर ऑफ नीड कहते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड। इसके अलावा भी आपको कुछ और चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे सेफ्टी नीड और बेसिक नीड को इन्होंने लोअर ऑर्डर नीड कहा है, लोअर ऑर्डर नीड। मैंने क्या बोला, बेसिक नीड और सेफ्टी नीड को इन्होंने लोअर ऑर्डर नीड कहा है। इसके अलावा सोशल नीड, इगोइस्टिक नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को इन्होंने हायर ऑर्डर नीड कहा है, हायर ऑर्डर नीड। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। मैस्लो ने ये कहा कि जो भी लोअर ऑर्डर नीड है, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड, ये एक फाइनाइट नेचर का है। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना कि ये फाइनाइट नेचर का है। फाइनाइट नेचर का क्या मतलब है कि जो लोअर ऑर्डर नीड है उसे एक सर्टेन लेवल तक आप सेटिस्फाइड कर सकते हो, लेकिन जो हायर ऑर्डर नीड है वो इनफाइनाइट नेचर का है। इनफाइनाइट नेचर का क्या मतलब है कि इसे एक सर्टेन लेवल तक आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी में पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोजिशन ऑफ मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि मैस्लोस की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की प्रोपोजिशन नहीं है। तो एक बार वापस से सारे स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ह्यूमन नीड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, तो ये प्रोपोजिशन था। मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था, बेसिक नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, इगोइस्टिक नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ह्यूमन नीड्स आर नेवर फुल्ली सेटिस्फाइड व्हेन वन नीड इज सेटिस्फाइड द अदर नीड अराइजेस। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैस्लो ने ये कहा कि ह्यूमन नीड्स को हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, और जैसे ही हम एक नीड को सेटिस्फाई करते हैं वैसे ही नई नीड जो है वो आपके सामने आ जाते हैं। स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स स्ट्राइव टू सेटिस्फाई देयर नीड इन अ डेफिनेट सिक्वेंशियल ऑर्डर। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैस्लो ने ये कहा कि ह्यूमन बीइंग अपने नीड को एक हायरार्की में सेटिस्फाई करता है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, वंस अ नीड इज सेटिस्फाइड इट सीजेस टू बी मोटिवेटिंग फोर्स। ये भी स्टेटमेंट सही है। मैस्लो ने ये कहा था कि अगर आपकी एक नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो फ्यूचर में मोटिवेटिंग फोर्स का काम नहीं करेगी। अब दूसरी नई नीड जो होगी वही मोटिवेटिंग फोर्स का काम करेगी। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स आर ऑफ इनफाइनाइट नेचर। ये प्रपोजिशन नहीं था। फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड क्या है, ये है लोअर ऑर्डर नीड, लोअर ऑर्डर नीड, ये मैंने आपको अभी बताया। और लोअर ऑर्डर नीड जो है वो फाइनाइट नेचर का होता है। फाइनाइट नेचर का क्या मतलब है कि दैट कैन बी सेटिस्फाइड अप टू अ सर्टेन लेवल। जो लोअर ऑर्डर नीड है उसे आप एक सर्टेन लेवल तक सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो जो फिफ्थ स्टेटमेंट है, द फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड आर ऑफ इनफाइनाइट नेचर, ये प्रपोजिशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं था बल्कि फाइनाइट था। तो पूछा है कि कौन सा प्रपोजिशन नहीं है, तो फिफ्थ नहीं है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5 ओनली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने फिर से दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, मैस्लोस थ्योरी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन नीड्स एंड जॉब परफॉर्मेंस
It states that any mismatch between the type of need required to be fulfilled and the job assigned may simply lead to poor performance. स्टेटमेंट वन कह रहा है कि मैस्लोस की थ्योरी हमें नीड और जॉब परफॉर्मेंस के बीच में रिलेशनशिप समझने में हमें हेल्प करता है, और मैस्लोस की थ्योरी ये कहता है कि अगर इन दोनों में यानी नीड और जॉब परफॉर्मेंस में अगर मिसमैच हो जाए तो पुअर परफॉर्मेंस होगा। स्टेटमेंट टू कह रहा है हर्सबर्ग हैज गिवन 6 फैक्टर्स एज हाइजीन फैक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। हर्सबर्ग ने 6 फैक्टर्स दिए हैं जिसे उन्होंने हाइजीन फैक्टर्स कहा है और इसे हम फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग भी कहते हैं। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो एक बार थ्योरीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड से पूछ लिया गया है, तो एक बार मैकलैंड की थ्योरी ऑफ नीड जान लेते हैं। तो मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड जैसा नाम से पता चल रहा है, इस थ्योरी को दिया है डेविड मैकलैंड ने इन द ईयर 1961। तो डेविड मैकलैंड ने 3 तरीके के नीड को आइडेंटिफाई किया विच आर कैपेबल ऑफ मोटिवेटिंग पर्सन्स। मैकलैंड ने ये कहा कि 3 तरीके के नीड हैं जो एक पर्सन को मोटिवेट करने में कैपेबल हैं। फर्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट, सेकंड है नीड फॉर पावर, थर्ड है नीड फॉर एफिलिएशन। एक एक करके सारे नीड्स के बारे में जान लेते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट का क्या मतलब है, इसे आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं। जो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हो उसे हम नीड फॉर अचीवमेंट कह सकते हैं। नीड फॉर पावर का क्या मतलब है, जो पावर पे, जो अथॉरिटी पे ज़्यादा फोकस करता हो, जिन्हें पावर की ज़रूरत है, जिन्हें पोजीशन की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। डिज़ायर फॉर हैविंग कंट्रोल ओवर अदर पीपल और इवेंट, जो दूसरे लोगों पे कंट्रोल करना चाहते हो, जो दूसरे इवेंट्स पे कंट्रोल करना चाहते हो, उसे हम नीड फॉर पावर कहेंगे। नेक्स्ट है नीड फॉर एफिलिएशन, जब हम इंटरपर्सनल, जिनका जो इंटेंशन है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बढ़ाना है, यानी कि वो दूसरे व्यक्तियों से इंटरैक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ घुलना मिलना चाहते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं, या दूसरे लोगों से बात करना उन्हें पसंद है। एफिलिएशन का क्या मतलब है, एफिलिएट होना, जुड़े रहना लोगों से। वैसे लोगों को हम नीड फॉर एफिलिएशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो डेविड मैकलैंड ने ये कहा कि ह्यूमन नीड्स 3 तरीके के हैं और ये तीनों नीड जो हैं वो एक पर्सन को मोटिवेट करने में कैपेबल हैं। लेकिन आगे उन्होंने ये कहा कि नीड्स और जॉब, इन दोनों के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप बताया। उन्होंने बताया कि जो नीड है और जॉब है, इन दोनों के बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप है। अभी मैंने आपको बताया कि नीड कौन कौन सी हो सकती हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। तो मैकलैंड ने ये कहा कि नीड और जॉब में प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि एक पर्सन की किस तरीके की नीड है उसी तरीके की उसे जॉब भी मिलनी चाहिए, तभी जाके उसका परफॉर्मेंस जो है वो हाई होगा। अगर इसमें किसी भी तरीके का मिसमैच हो गया तो वो पूरा परफॉर्मेंस ही देगा। फॉर एग्जाम्पल नीड फॉर एफिलिएशन जो है वो आप टीचिंग जॉब से समझ सकते हैं। टीचिंग जॉब, जो लोग टीचिंग जॉब में हैं उन्हें नीड फॉर एफिलिएशन ज़्यादा होगी, यानी उन्हें दूसरे नए स्टूडेंट से या कलीग से बात करने में अच्छा लगता होगा। और जैसे मुझे भी पैशन है टीचिंग का, तो नीड फॉर एफिलिएशन हम लोग के लिए बनाया जाए, जो टीचिंग जॉब में है उनके लिए नीड फॉर एफिलिएशन। तो सपोज कर लो कि मेरी नीड क्या है, नीड फॉर एफिलिएशन, और मुझे मिल गई ऐसी जॉब जिसमें मुझे अथॉरिटी मिल रही है, जिसमें मुझे पावर मिल रही है, मुझे हायर पोजीशन में बैठा दिया गया, तो क्या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो मैकलैंड ने भी ये कहा कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सबसे पहले उनके नीड को आप आइडेंटिफाई करो कि उन्हें किस तरीके की नीड है। क्या उन्हें पावर चाहिए, क्या उन्हें अचीवमेंट चाहिए, क्या उन्हें एफिलिएशन की ज़रूरत है, किस तरीके की नीड की उनकी ज़रूरत है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। उसके बाद उन्हें उसी तरीके की जॉब दो, यानी अगर किसी को नीड फॉर एफिलिएशन की ज़रूरत है तो उसे टीचिंग जॉब दो। ये मैं आपको एक ऐसे ही एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। तो मैकलैंड ने ये कहा कि नीड और जॉब में एक प्रॉपर रिलेशनशिप है। जिस तरीके की एम्प्लॉय की नीड है उस तरीके की उसको
जॉब देनी चाहिए ताकि जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो एम्प्लॉय पुअर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ये था मैकलेंड का थ्योरी ऑफ नीड। अब बात करते हैं हर्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी। तो इसको दिया है फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने इन द ईयर 1959। इन्होंने ये कहा कि जो जॉब फैक्टर्स हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फर्स्ट है हाइजीन फैक्टर और सेकंड है मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में कैपेबल नहीं है, लेकिन वो डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि हाइजीन फैक्टर्स जो हैं वो डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करने में हमें मदद करते हैं। और फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने 10 हाइजीन फैक्टर बताए और 6 मोटिवेशनल फैक्टर्स बताए। हाइजीन फैक्टर्स देख लेते हैं एक बार। सैलरी, अगर आपको सैलरी नहीं मिलेगा तो आप काम ही नहीं करोगे, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। सैलरी हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गया, वर्किंग कंडीशन, कंपनी की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सुपरविजन हो गया, अलग अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप जैसे सुपीरियर, पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स, स्टेटस, पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ें हाइजीन फैक्टर हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हर्जबर्ग। अब ये टोटल 10 हाइजीन फैक्टर्स उन्होंने बताए और इसे हम बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। यानी एक बिल्डिंग की नींव की तरह ये चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो जो एम्प्लॉय हैं वो काम नहीं करने वाले। दूसरी तरफ उन्होंने मोटिवेशनल फैक्टर्स के बारे में बताया। मोटिवेशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में कैपेबल है और इनका होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो एम्प्लॉय मोटिवेट भी नहीं होंगे। शॉर्ट में आपको याद करना है तो आप लिख सकते हैं GRWAR। ये शॉर्ट में अगर आपको याद हो गया तो आप मोटिवेशनल फैक्टर्स हमेशा याद रखेंगे। G से ग्रोथ, A फॉर अचीवमेंट, R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, W से वर्क इटसेल्फ। कई लोगों को जो उनका काम होता है वही उनको मोटिवेट करता है, जैसे मुझे और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको पढ़ाना बहुत पसंद है, उनके लिए टीचिंग ही पैशन है। तो वर्क इटसेल्फ जो है वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हर्जबर्ग। इसी तरीके से A फॉर एडवांसमेंट, R फॉर रिकॉग्निशन। तो ये जो है टोटल 6 मोटिवेशनल फैक्टर्स उन्होंने बताया है और इनको हम बोलते हैं ब्रेक्स ऑफ द बिल्डिंग। ब्रेक्स ऑफ द बिल्डिंग यानी कि एक बिल्डिंग की ईंट की तरह है। अगर ये है तो चीज़ें मजबूत है, यानी एम्प्लॉय मोटिवेटेड है और वो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझ में आ गई कि मैकलेंड की थ्योरी ऑफ नीड इंपॉर्टेंट है, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि बाकी जितनी भी थ्योरीज हैं मोटिवेशन की, अगर आप सारी थ्योरीज को देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक ही वीडियो में मैंने सारे थ्योरीज का कंपाइलेशन बनाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मैस्लोस थ्योरी नहीं है बल्कि डेविड मैकलेंड्स थ्योरी है, जो ये कहती है कि नीड और जॉब में प्रॉपर रिलेशनशिप है और नीड और जॉब, जिस तरीके की नीड है एम्प्लॉय की उसी तरीके का जॉब दिया जाए तो परफॉर्मेंस में इन्हांस होगा, अदरवाइज जो एम्प्लॉय है वो पुअर परफॉर्मेंस देंगे। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हर्जबर्ग ने 6 फैक्टर हाइजीन के नहीं दिए थे बल्कि 10 फैक्टर्स दिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइजीन के टोटल 10 फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं मोटिवेशन के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स हैज बीन इंक्लूडेड इन रिलेटेडनेस नीड ऑफ ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आपके सामने 4 नीड दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा नीड जो कि रिलेटेडनेस नीड में इंक्लूड किया जाता है ऑफ ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। सिक्योरिटी नीड, एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड, इंटरनल इगोइस्टिक नीड या बेसिक नीड। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन रिवाइज करा देता हूँ।
तो एक बार ERG थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। E फॉर एग्जिस्टेंस नीड, R फॉर रिलेटेडनेस नीड, G फॉर ग्रोथ नीड। ERG थ्योरी को किसने दिया है? इसको दिया है क्लेटन एल्डरफर ने। क्लेटन एल्डरफर ने इन द ईयर 1969। ये थ्योरी इंप्रूवमेंट है ऑफ मैस्लोस नीड हायरार्की। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंप्रूवमेंट ऑफ मैस्लोस नीड हायरार्की। तो ये एक तरीके की मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी की एक इम्प्रूवमेंट कही जा सकती है। क्लेटन एल्डरफर ने ह्यूमन नीड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। आपने देखा कि मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, उसी ह्यूमन नीड्स को एल्डरफर ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे बेसिक और सेफ्टी नीड को इन्होंने एग्जिस्टेंस नीड कहा, एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड और सोशल नीड को इन्होंने रिलेटेडनेस नीड कहा, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड और इंटरनल इगोइस्टिक नीड को इन्होंने ग्रोथ नीड कहा। तो यहाँ तक तो बहुत बेसिक था। आपको यहाँ पे एक चीज़ से समझना है कि एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड और इंटरनल इगोइस्टिक नीड का क्या मतलब। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इगोइस्टिक नीड का क्या मतलब है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इगोइस्टिक नीड का क्या मतलब है कि जब आप अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हो दूसरों से। जैसे आप एक्सपेंसिव वॉच पहन रहे हो, महंगी कार में घूम रहे हो, आईफोन यूज़ कर रहे हो, या इसी तरीके का कोई और भी चीज़ हो सकता है, तो उसे हम इगोइस्टिक नीड या एस्टीम नीड कहते हैं। अब एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड का क्या मतलब है कि जब आप दूसरों के नज़र में बेहतर दिखना चाहते हैं, यानी कि द नीड ऑफ अ पर्सन दैट अदर्स रिकॉग्नाइज हिम सुपीरियर इन कंपैरिजन टू अदर। जब आप दूसरों के नज़र में बेहतर दिखना चाहते हो तो उसे हम एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, सपोज कर लेते हैं XYZ लिमिटेड। आप इस कंपनी में जॉब करते हैं और कंपनी से आपको दुबई के लिए टिकट मिल गया कि आप जाके ट्रैवल करो, ठीक है, ट्रिप के लिए आपको मिल गया पैसे। तो ये क्या है, एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड का एग्जांपल हो गया, क्योंकि बाकी जो लोग हैं ऑफिस में वो आपको देखेंगे कि यार मिस्टर एक्स को दुबई जाने का मौका मिला कंपनी की तरफ से, तो आप दूसरों के नज़र में बेहतर होने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। इंटरनल इगोइस्टिक नीड का क्या मतलब है, जब आप खुद की नज़र में बेहतर दिखना चाहते हो, खुद सारी चीज़ें करना चाहते हो, यानी द नीड टू फील वन सेल्फ सुपीरियर। जब आप खुद की नज़र में बेहतर दिखना चाहते हो तो उसे हम इंटरनल इगोइस्टिक नीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खुद के पैसे से अगर दुबई ट्रिप की तो इसे हम इंटरनल इगोइस्टिक नीड कहेंगे। या फिर फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लग्जरियस कार खुद के लिए परचेस किया और आप चाहते हो कि आप अपने पैसे से खुद से दूसरों से सुपीरियर नज़र आओ, खुद के नज़र में आप बेहतर हो दूसरों से, तो उसे हम इंटरनल इगोइस्टिक नीड कहेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स हैव बीन इंक्लूडेड इन रिलेटेडनेस नीड ऑफ ERG थ्योरी। तो रिलेटेडनेस में होता है एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिलेटेडनेस नीड है। यहाँ पे सोशल नीड और इगोइस्टिक नीड को इंक्लूड किया गया, स्पेशली एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड को इंक्लूड किया गया। ग्रोथ नीड में हम इंटरनल इगोइस्टिक नीड को इंक्लूड करते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को इंक्लूड करते हैं। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल इगोइस्टिक नीड। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन में मैंने मेसो कॉलम रखा है। आपके सामने 2 लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है। लिस्ट 1 में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, लिस्ट 2 में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है। लिस्ट 1 में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है जैसे एडविन लॉके, विलियम जी आउची, स्टेसी एडम, थॉमस एंड ग्रिफिन। लिस्ट बी में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है जैसे सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट, जॉब इनपुट्स एंड जॉब आउटपुट्स, गोल सेटिंग थ्योरी। और ये आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। तो एक बार मैच कराते हैं। सबसे पहले एडविन लॉके ने दिया है गोल सेटिंग थ्योरी, तो फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा।
तो जो भी फोर्थ नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा है विलियम जी आउची, इन्होंने दिया है थ्योरी जेड। साथ के साथ मैं लिखता भी जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और थ्योरी जेड को हम जापानीज मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो विलियम जी आउची ने दिया है थ्योरी जेड, और थ्योरी जेड में इन्होंने लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट की बात कही। तो बी का हो जाएगा सेकंड, जिस भी ऑप्शन में सेकंड नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेसी एडम की, जिन्होंने दिया है इक्विटी थ्योरी इन द ईयर 1963। तो 1963 में स्टेसी एडम्स ने इक्विटी थ्योरी दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक एम्प्लॉय या एक पर्सन अपने जॉब इनपुट्स को जॉब आउटपुट से कंपेयर करता है। जॉब इनपुट्स का क्या मतलब है? आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, ये जॉब इनपुट्स मैं बता रहा हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, स्किल्स या एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, ये इन्होंने जॉब इनपुट्स की बात की। जॉब आउटपुट्स की बात कर लेते हैं। आपकी सैलरी, प्रमोशन एक्सेट्रा। तो स्टेसी एडम ने ये कहा कि एक एम्प्लॉय अपने जॉब इनपुट्स और जॉब आउटपुट्स को कंपेयर करता है। तो स्टेसी एडम्स को हम मैच करा देंगे जॉब इनपुट्स एंड जॉब आउटपुट से, तो सी का थर्ड हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लास्ट है थॉमस एंड ग्रिफिन, इन्होंने दिया है सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। देखिए बाकी सारे थ्योरीज मैं यहाँ पे डिस्कस डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे थ्योरीज को डिस्कस कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, सारे थ्योरीज को आप पढ़ सकते हैं। चाहे स्टेसी एडम का इक्विटी थ्योरी हो, चाहे विलियम माउची का हो, चाहे एडविन लॉके का हो, किसी का भी थ्योरी हो, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ डिटेल में। तो थॉमस और ग्रिफिन ने सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी दिया है। इन्होंने ये कहा कि सोशल इंफॉर्मेशन या जो सोशल क्यूज है उसका इफेक्ट पड़ता है मोटिवेशन पे। तो थॉमस और ग्रिफिन ने ये कहा कि सोशल इंफॉर्मेशन या सोशल क्यूज का इफेक्ट पड़ता है मोटिवेशन पे। सोशल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि एक एम्प्लॉय अपने बारे में, अपने वर्क के बारे में, और अपने बिहेवियर के बारे में, जो भी सोसाइटी के लोग हैं उनसे वो सुनता रहता है। एक एम्प्लॉय अपने बारे में, अपने वर्क के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में अलग अलग सोर्सेज से सुनता रहता है, जैसे सुपीरियर हो गया, पीयर्स हो गए, सबऑर्डिनेट्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हो गए, या अदर मेंबर्स फ्रॉम द सोसाइटी, और भी लोग हो गए जिनसे वो अपने बारे में, अपने वर्क के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में सुनता रहता है। और ये जो सोशल इंफॉर्मेशन है वो इफेक्ट डालता है, वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है या डिमोटिवेट करता है। तो हम ये मान लेते हैं कि एम्प्लॉय का जो परसेप्शन है वो ये है कि जो सोशल क्यूज हैं, जो लोग हैं, वो उसके बारे में, एक एम्प्लॉय के बारे में पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मोटिवेशन लेवल होगा वो उसका हाई होगा। दूसरी तरफ थॉमस और ग्रिफिन ने ये कहा कि अगर सोशल क्यूज जो हैं, जो लोग हैं, वो एक एम्प्लॉय के बारे में नेगेटिव परसेप्शन बनाते हैं, यानी नेगेटिव सोशल क्यूज आता है, तो उससे जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है वो एम्प्लॉय का कम हो जाएगा। तो एक छोटी सी थ्योरी है थॉमस एंड ग्रिफिन की, सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो भी हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपका 5 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।